वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम के बारे में। देखिए, सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम के जो करतब हैं काफ़ी फेमस है। आपने 26 जनवरी की परेड देखी है तो ज़रूर देखा होगा, इनसे ज़रूर परिचित होंगे। तो इनके बारे में न्यूज़ भी इनके करतबों से रिलेटेड ही है कि जो श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी है जो 3 से 5 मार्च को होने वाली है, उसमें ये एक एयर शो करने वाले हैं। ये इनकी पहली ऐसी परफॉर्मेंस है 2015 के बाद, जब से इनको दोबारा रिसरेक्ट किया गया। तो ये असल में ख़ास बात ये कि अब क्योंकि दोबारा ये एयर शो करने वाले हैं बाहर जाके, तो पहले हमें देखनी पड़ेगी थोड़ी हिस्ट्री कि कब ये ऑरिजिनेट हुए, क्या इनकी कहानी है। तो ये असल में सबसे पहले फॉर्म हुए थे किरण MK2 एयरक्राफ्ट के थ्रू 1996 में, और 2011 तक इन्होंने बहुत से एयर शोज़ किए और कई जगह इनकी बहुत डिमांड रहती थी, काफ़ी पॉपुलर थे। और 2011 के बाद इनको फेज़ आउट कर दिया गया, लेकिन 2015 में हॉक ट्रेनर्स के द्वारा इनको दोबारा इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर ये पहले 4 एयरक्राफ्ट में, उसके बाद 9 एयरक्राफ्ट के साथ एयर फॉर्मेशन बनाते हैं और अलग अलग मूवमेंट्स एयर में करते हैं। तो ख़ास बात ये जो स्कैट टीम है, सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम, इसमें 52 स्क्वाड्रन्स हैं जिन्हें शार्क्स कहते हैं, और ये बेस्ड है कहाँ, बीदर कर्नाटका में। और जब से इनकी शुरुआत हुई इन्होंने 600 डिस्प्ले किए हैं ऑल ओवर द कंट्री, और इन्होंने इंटरनेशनली भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, साउथ ईस्ट एशिया हो या चाइना हो। अब आप कहेंगे अभी तो मैंने बोला कि पहली बार श्रीलंका में होने जा रहा है, तो डिफरेंस ये है कि 2011 में इनको डिसबैंड कर दिया गया था। 2015 में जब दोबारा इनकी स्थापना हुई है, तब उसके बाद 2015 के बाद पहली बार इंडिया के बाहरी एयर शो करने जा रहे हैं। इससे पहले इस टीम ने 600 डिस्प्ले दुनिया भर में किए हुए हैं। तो 1971 की जो कमेमोरेशंस भी होने वाली है, जो गोल्डन जुबली ईयर आने वाला है 1971 का, उसमें भी इन्होंने अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ कन्याकुमारी से लेके पूरे देश भर में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग लैंडमार्क्स के ऊपर इन्होंने अपने एयर शो किए थे। तो इस एक्रोबेटिक टीम की खास बात ये काफ़ी ज़्यादा ये इनोवेट करते हैं, और इनकी जो मूवमेंट होगी, जो ट्रेजेक्टरी होती है शिप्स की, वो अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हुए जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे एक छोटा सा सर्च भी मारेंगे तो आपको बहुत से ऐसे इनके करतब देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, जो है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तो जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, इसकी शुरुआत हुई थी ये चेक करने के लिए जो देशी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाते हैं इंडियन कंपनीज द्वारा, उनको इवेलुएट करते थे पहले कि सेवा में भर्ती होने से पहले। लेकिन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स टीम ने एक एरोबैटिक टीम बना दी, सारंग, सारंग मतलब पिकॉक, और इनमें 4 जो इंडियन बिल्ट ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उसको लेकर ये एक्रोबैटिक्स करते हैं। वही कर्तव्यों वाली बात जो सूर्य किरण कर रही है हेलीकॉप्टर्स के साथ करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सागर मंथन MMDAC के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, MMDAC। अब देखिए, ये MMDAC, जिसे सागर मंथन भी कहा जा रहा है, ये एक प्रकार का सेंटर है जो हमें जानकारी देगा। जानकारी किस बारे में देगा? डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि मरीन क्षेत्र, पानी वाला जो क्षेत्र है इंडिया के आसपास का, उसके बारे में हमें अवेयर करेगा। रियल टाइम वेसल्स को ट्रैक करेगा, और अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उनकी मदद भी करेगा। एक प्रकार का मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अभी तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। इससे मैरीटाइम सेफ्टी बढ़ेगी। लाइक हमें पता है कि 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, वो मैरीटाइम रूट्स का सहारा लेकर ही किया गया था। सर्च और रेस्क्यू कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ेगी, सिक्योरिटी और जो मरीन इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है उसमें भी इससे मदद मिलेगी। इसे ऑपरेट किया जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा। यहाँ पर देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फंक्शंस की बात करें तो ये रियल टाइम वेसल की ट्रैकिंग करेगा। 1000 किलोमीटर जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, इसके आसपास जो इंडियन वेसल्स हैं, एट द सेम टाइम जो फॉरेन वेसल्स हैं, ये उनको भी ट्रैक करता रहेगा। किसी अन्य देश को अगर इस संबंध में कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इस इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करके उन्हें भी मदद दे सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस सेंटर से मिलेगी उसे श्रीलंका और मालदीव्स के साथ शेयर भी किया जाएगा। तो ये सारी बातें सागर मंथन MMDAC के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की एयर फोर्सेस में पार्टिसिपेट करने वाली है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, जिसे UAE होस्ट करती है। UAE का जो एयर फोर्स है वो होस्ट करता है। ये एक एनुअल मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मतलब कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं। इंडिया अभी तक शामिल नहीं होता था, लेकिन अब इंडिया भी शामिल होगा। ये दिखाता है कि इंडिया और जो UAE है उसके बीच में अब डिफेंस में इंगेजमेंट और भी बेहतर हो रहा है। लोकेशन देखिए UAE की, यह है इंडिया, यहां पर आपको दिख रहा है ईरान, ये है सऊदी अरेबिया, और यहां पर कुवैत है, ये ओमान है, और इसके नॉर्थ में यहां पर आपको दिखेगा UAE। इंडिया से UAE की आप एक लार्ज इमेज यहां पर देख सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को 3 हफ्तों तक चलाया जाएगा, 3 से 27 मार्च के बीच में यूएई में। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, किस किस देश की एयरफोर्स? यूएई, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया यूएई के साथ बिलात बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है और डेजर्ट ईगल 2 नाम की एक एयरफोर्स एक्सरसाइज जो कि बायलैटरल होती है, 2 देशों के बीच में होती है, उसे भी कंडक्ट करता है। एक्सरसाइज दस्तलिक 2 के बारे में है। अभी हाल ही में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये एक्सरसाइज 10 मार्च से 19 मार्च तक उत्तराखंड में चलेगी। ये जो एक्सरसाइज है ये एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। तैयारी कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई इंसर्जेंसी हो रही हो तो उसको काउंटर करने के लिए दोनों देशों की आर्मीज एक साथ काम कर सकें। अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाना हो, आतंकवाद के खिलाफ, कोई टफ टेरेन हो, माउंटेनियस रीजन हो, रूरल या अर्बन सिनेरियोज में भी एक्ट करना हो, तो ये दोनों देश की आर्मी आपस में कोलैबोरेट करके अच्छे से ये काम कर सके। अगर आप उज्बेकिस्तान की लोकेशन देखना चाहते हो तो इस मैप पर निगाह डालिए। ये है हमारा भारत और ये पता नहीं किसका पाकिस्तान है। यहां पर है उज्बेकिस्तान। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 2019 में कंडक्ट किया गया था उज्बेकिस्तान के ही ताशकेंट में। इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी ने अपनी ओर से 13 कुमायूं रेजिमेंट को नॉमिनेट किया है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस रेजिमेंट को रेजांगला बटालियन भी कहा जाता है क्योंकि 1962 के वॉर में इस रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई थी, जहां पर रेजांगला के रीजन में इस बटालियन के 124 सोल्जर्स ने मुठभेड़ की थी 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों के साथ, जिसमें 114 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे और उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया कंडक्ट करता है, लाइक एक्सरसाइज काजिंद। कजाकिस्तान और इंडिया की आर्मी एक साथ इसे करती है, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन के बारे में है। प्रपल्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी मशीन को चलाने का प्रयास करते हैं या आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट किया एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का। मतलब एक ऐसा प्रपल्शन सिस्टम जिसमें हमें हवा की आवश्यकता या तो नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए काफी क्रूशियल है। एआईपी सिस्टम क्या है बात करेंगे। कहानी कुछ यूं है कि सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, यानी कि परंपरागत पनडुब्बी और आणविक या परमाणविक पनडुब्बी। बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स की। न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत बढ़िया होती हैं, काफी पावरफुल होती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये न्यूक्लियर पावर से पावर्ड होती हैं तो ये काफी लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं, इसलिए इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन अच्छाई के साथ साथ इसमें कुछ खामियां भी होती हैं। खामी सबसे पहली तो यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। दूसरी खामी यह है चूंकि इसके लिए आपको सबमरीन में न्यूक्लियर सिस्टम सेट करना पड़ता है तो इन्हें इंस्टॉल करने के लिए बड़ी सबमरीन्स बनानी पड़ती हैं, जिनकी कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। चूंकि ये सबमरीन्स बड़ी हो जाती हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि फिर ये शैलो वाटर में अच्छे से काम नहीं कर पाती, इन्हें डीप वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इन दैट केस हमें कन्वेंशनल सबमरीन्स के फॉर्म में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो दूसरा अच्छा विकल्प होता है वो होती है कन्वेंशनल सबमरीन्स, जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन इंस्टॉल किए जाते हैं। इनके फायदे हैं, ये कम खर्चीली होती हैं, शैलो वाटर में भी वर्क कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो इंजन लगाया जाता है उसमें फ्यूल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं। फॉर दैट पर्पज इस सबमरीन को लगभग हर दिन पानी के ऊपर आना पड़ता है। पानी के ऊपर आने में खतरा है, दुश्मन डिटेक्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दैट केस हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिससे कि हमें बार बार इस सबमरीन को पानी के ऊपर ना लाना पड़े। इसी उद्देश्य से एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। अगर यह अच्छी तरीके से वर्क करता है तो ऐसी सबमरीन्स को हफ्ते में केवल एक बार पानी के ऊपर आना होगा और यह हफ्ते भर आराम से पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर देखिए जो बैटरी इस्तेमाल की जा रही है दैट इज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें
फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में देखिए होता क्या है कि यूजुअली जो प्रोसेस होता है वो होता है कि हम केमिकल एनर्जी से जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और फिर उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। अगर आप कोई फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, तो एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है। आप उससे कोई मशीन चलाएंगे और उस मशीन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। वो ये है कि ये जो बीच में मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें मशीन्स के चलने पे बहुत आवाज आती है। ये सबमरीन्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबमरीन्स को तो शांत होना चाहिए, नहीं तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी। ये जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, ये बीच के इस प्रोसेस को एलिमिनेट कर देता है। यहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, इससे इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज की वजह से बेहतर हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, देखिए इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का नेवी के लिए। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि जो आईएनएस कलवारी है उसमें 2023 तक हम ये एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। एडवांटेज बिल्कुल साफ है, इससे ये सबमरीन्स लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, ये और खतरनाक बन जाएंगी और इनकी छुपने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इन्हें बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, लेकिन इस सिस्टम के बाद उन्हें बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ेगा। बात करते हैं नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है जो डीआरडीओ के तहत काम करती है। ये बेसिक रिसर्च और एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करती है, जिसमें कई सारे एरियाज इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग नेवल टेक्नोलॉजीज। ये एआईपी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन खोजते हैं मटेरियल्स और नेवी से रिलेटेड जो भी और टेक्नोलॉजीज हैं उनसे संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो इंडियन नेवी के लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस करंज के बारे में है। इंडियन नेवी को थर्ड स्टिल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस करंज मिल चुकी है। हाल ही में इसे कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो होती हैं वो ट्रेडिशनल सबमरीन्स होती हैं, जिनमें डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हमारी पहले भी लास्ट सेशन में बात हुई थी कि इस प्रकार की सबमरीन को इस्तेमाल करना आसान होता है, क्योंकि ये कम खर्च में बन जाते हैं और शैलो वाटर में इस्तेमाल करने के लिए बेहतर होते हैं। आईएनएस करंज जो है, इसमें बेस्ट सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं दुनिया के। इसके पास एक पावरफुल डीजल इंजन है जो कि जल्दी ही बैटरीज को चार्ज कर सकता है और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तैयारी ये भी चल रही है कि जल्दी ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल इंस्टॉल किए जाएंगे इन सबमरीन्स में। हालांकि पहले करंज में नहीं इंस्टॉल किया जाएगा, पहले तो तैयारी जो है वो आईएनएस कलवारी की है। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। आईएनएस कलवारी को 2017 में इंडियन नेवी को दे दिया गया, कमीशन कर दिया गया। कंढेरी जो है वो 2019 में कमीशन हुआ और अभी हाल ही में करंज को भी कमीशन कर दिया गया। इसीलिए हमने कहा ये तीसरी जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसे कलवारी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। इसके अलावा बाकी की 3 जो है वो है आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर। ये भी सी ट्रायल्स में है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और आईएनएस बख्शीर जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तैयार होगा। तैयारी तो ये है कि 2022 तक ये 6 के 6 कमीशन कर दिए जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसे मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 था जिसके तहत ये 6 सबमरीन्स बनाई जानी थी। शिप का नाम जो करंज रखा गया है वो एक्चुअली में करंज आइलैंड है एक, जिसे उड़ान आइलैंड भी बोलते हैं। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मुंबई हार्बर के साउथ ईस्ट में इसकी लोकेशन है। इंडियन नेवी का वहां पर एक बेस भी है। नेक्स्ट आर्टिकल साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में लोकसभा को कहा कि हम साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि साइबर हाइजीन प्रमोशन कर सकें। मतलब जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं वहां पर जो भी कंटेंट स्प्रेड हो रहा है वो हेल्दी हो, खराब ना हो, एंटी नेशनल ना हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने वाला ना हो। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, जिसे I4C भी बोलते हैं। 4 इसलिए क्योंकि इसमें 4 C हैं, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसलिए इसके बारे में भी बात करेंगे ये है क्या। देखिए, ये जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करें और जो साइबर क्राइम है कंट्री में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। स्टेट का या यूटी का जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मदद दें। फीचर्स में यह है कि जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है उसमें कोई भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर कर सकता है एज ए साइबर क्राइम वॉलंटियर। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, वॉलंटियर का मतलब ही यही होता है ना। इसके बाद आपको भी अगर कोई ऐसा पोस्ट मिलता है, कोई वीडियो मिलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, रिपोर्ट कर दीजिए।
इलीगल या फिर अनलॉफुल कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में इससे एजेंसीज को मदद मिल जाएगी। अब अनलॉफुल कंटेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कंटेंट जो देश की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ है, डिफेंस ऑफ इंडिया के खिलाफ है, या इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, किसी हमारे दोस्त जो देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को खराब करता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, या फिर कम्युनल हार्मनी को खराब करता है, या चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल स्प्रेड किया जा रहा है, इन सब को यहाँ पर अनलॉफुल कंटेंट माना जाएगा। इसके खिलाफ जो वॉलंटियर्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन वॉलंटियर्स को कुछ एहतियात बरतनी होगी। लाइक वो सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के नाम से कोई अकाउंट नहीं बना सकते, वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जिसमें किसी को आपको ये बताना नहीं है कि आप ये साइबर क्राइम वॉलंटियर हैं, आप इसलिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोई भी स्टेटमेंट या अपना ओपिनियन इस प्रोग्राम के नाम से एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं इस प्रोग्राम का पार्ट हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी कि आप इस प्रोग्राम के वॉलंटियर हैं। बस आपको एकदम शांति से रिपोर्ट कर देना है अगर कुछ गड़बड़ आपको दिखता है तो। अगर आपने रूल्स को नहीं फॉलो किया तो आपको एज ए वॉलंटियर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और बाद में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो इस प्रोग्राम के खिलाफ है तो। मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो सावधानी बरतिएगा। खैर, बात करते हैं I4C के बारे में। 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, सेंटर है ना एक, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये एक नोडल पॉइंट होगा नेशनल लेवल पे ताकि हम साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ सकें। इसमें 7 की कंपोनेंट हैं: नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेटिव सेंटर। ये सभी इसके पार्ट हैं। इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिप्री प्रोजेक्ट के बारे में है। स्वीडन का एक थिंक टैंक है, नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे सिप्री भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है हथियारों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। यहां पर एक अच्छी खबर है, वो ये है कि भारत का जो आर्म इंपोर्ट है वो 33% तक कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अब हथियारों की कमी होगी, रेदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट अब इंडिजीनियसली डेवलप किए जा रहे हैं। इसीलिए जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो धीमे धीमे कम हो रही है। अगर आप 2011 से 15 के बीच में जो कुछ भी हमारा इंपोर्ट हुआ उसको कंपेयर करें 2016 से बीच के इंपोर्ट को, तो इसमें 33% की कमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भारत दुनिया में हथियारों का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है। पहला दर्जा अभी भी सऊदी अरेबिया के पास है। इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है उसमें कौन 3 हायर एक्सपोर्टर हैं जो भारत को एक्सपोर्ट करते हैं 2016 के बीच में? हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से, जो कि ट्रेडिशनली हमारा हथियारों का एक बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। 49% इंपोर्ट हमारा रशिया से होता है, फ्रांस 18% और इजराइल 13%। इंडिया का जो आर्म एक्सपोर्ट है, मतलब अब धीमे धीमे हम कुछ जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर रहे हैं, वो अभी भी बहुत कम है। इट इज जस्ट 0.2%। जो ग्लोबल शेयर है आर्म एक्सपोर्ट का उसमें हमारा हिस्सा 0.2% का है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये शेयर बढ़ेगा। बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के मुद्दों पर अपना ओपिनियन रखता है, रिसर्च करता है। 1966 में स्वीडन के स्टॉकहोम में इनको स्टैब्लिश किया गया था। ये डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशंस ग्रांट करते हैं जो भी इनके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, ओपन सोर्सेस, पॉलिसी मेकर्स के, रिसर्चर्स के, मीडिया हाउसेस के, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, जो डेटा उनके पास जाता है उसी की बेसिस पे एनालाइज करके ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है। काफी बड़ी डील है ये, 1188 करोड़ की डील है। इस डील के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडियन आर्मी के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स तैयार करनी होंगी। इसकी जो रेंज है वो 1850 मीटर की है। इसे भले ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा हो, बट एक्चुअली में इसके प्रोडक्शन का जो राइट है वो यूरो मिसाइल्स के पास है। ये एक फ्रांस की कंपनी है। इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। इसी लाइसेंस के तहत इन मिसाइल्स को इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसे ग्राउंड से भी
फायर किया जा सकता है। ये मैन पोर्टेबल है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एट द सेम टाइम इसे व्हीकल में इंस्टॉल करके भी लॉन्च किया जा सकता है। ये किसी भी टैंक को एट द सेम टाइम बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही पर्पसेस से किया जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, फ्रांस की एक कंपनी है यूरो मिसाइल जो इसे डेवलप करती है। इसे फ्रांस और जर्मन की आर्मीज के लिए 1972 के बाद से ही बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। वर्तमान में इनकी सर्विसेज को 41 कंट्रीज अवेल करती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज पबबी एंटी टेरर 2021 के बारे में है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी अन्य देशों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सरप्राइजिंगली ये जो एक्सरसाइज है वो पाकिस्तान में होने वाली है, जहां पर टेररिज्म पनाह लेता है। वहां पर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये न्यूज जल्दी ही आ जाएगी। अब चूंकि इंडिया एससीओ का मेंबर है तो संभावना ये है कि हो सकता है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे। यूएई के इमीडिएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत भी हो रही है, जिसके बाद संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल भी रहा है। एक्सरसाइज पबबी एंटी टेरर, इसे 36 जो मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, रैट्स की, उज्बेकिस्तान में, वहां पर अनाउंस किया गया। उद्देश्य यह है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अच्छे से तैयार हों और जो भी चैनल्स हैं जहां से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है उसे आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर सके। मुझे लगता है पाकिस्तान को ब्लॉक करना पड़ जाएगा फिर, लेकिन अब वहीं पर एक्सरसाइज हो रही है तो देखते हैं क्या होगा। एससीओ जो है वो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में फाउंड किया गया था। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इसे फाउंड किया था। वर्तमान में इसके जो मेंबर्स हैं 2000 चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। इंडिया पाकिस्तान को 2017 में एक साथ एंट्री दी गई थी। मेंबर कंट्रीज को आप मैप में देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा तुर्कमेनिस्तान जो है वो कुछ स्विट्जरलैंड जैसा है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस में कब पार्टिसिपेट करता है, तो तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। यहाँ रशिया है, ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज और भी हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को है। डायलॉग पार्टनर्स हैं अजरबैजान, अर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। सेक्रेटेरिएट चाइना के बीजिंग में है। रैट्स की बात करते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है, 2004 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान के टास्केंट में है। रैट्स का उद्देश्य ये है कि सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के जो 3 लेवल्स हैं इनके खिलाफ सभी देशों को, मेंबर स्टेट्स को एक साथ लेकर आना, ताकि इन सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है। दुनिया में पहली बार किसी इंडेक्स ने चाइना की मिलिट्री को टॉप पे रखा है और यूएस की मिलिट्री को सेकंड नंबर पे। इंडिया को चौथा स्थान दिया गया है। स्टडी को रिलीज किया गया है डिफेंस की एक वेबसाइट के द्वारा जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट। उन्होंने 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग देकर दुनिया भर की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इवेल्युएट किया और यह बताने का प्रयास किया कि दुनिया में कौन सी मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस कैलकुलेशन में कई सारे पैरामीटर संज्ञान में लिए गए, लाइक डिफेंस बजट, एवरेज सैलरी, जो डिफेंस पर्सोनल्स हैं, जो अधिकारी हैं उनकी, इनएक्टिव और एक्टिव पर्सोनल्स के नंबर, एयर, सी और लैंड में जो पावर है, न्यूक्लियर रिसोर्सेज की जो वेटेज है उसको भी इवेल्युएट किया गया। निकल के क्या आया, चाइना को स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स डिक्लेयर किया गया। बहुत ज्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्च करने के बावजूद यूएसए को सेकंड पोजीशन दी गई है। रशिया तीसरे पर, इंडिया चौथे पर और फ्रांस 5वें नंबर पर है। इंडिया को चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया में और दुनिया की तीसरी बिगेस्ट मिलिट्री स्प्लेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें इंडिया के डिफेंस बजट को 71 बिलियन यूएस डॉलर का इवेल्युएट किया गया। आर्टिकल आईसीजीएस वज्र के बारे में है। आईसीजीएस का यहाँ पे फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इसे अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। ये इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा, ऐसा न्यूज में आया। तो आईसीजीएस वज्र है क्या? ये कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसे इंडिजीनियसली डिजाइन भी किया गया है और बिल्ट भी किया गया है। किसने बनाया है इसे? लार्सन एंड टोब्रो शिप बिल्डर्स या शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जिसे आप इन शॉर्ट LNT भी कहा करते हैं। जो आईसीजीएस वज्र है ये 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने की सीरीज में 6ठे नंबर पर आता है। देखेंगे कि बाकी के जो 5 हैं वो कौन से हैं और एक कौन सा बाकी है। फीचर्स की बात करें तो ये 98 मीटर का एक पूरा शिप है।
जिसे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ इक्विप किया गया है। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि एट दैट टाइम जो हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना। अब देखिए, जो टेक्नोलॉजी आज है सबसे ज़्यादा एडवांस है, वो कुछ समय बाद धीमी पड़ जाएगी या उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है एट दैट टाइम। ये जो वेसल है ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को और 4 हाई स्पीड बोट्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो फ़ायदा क्या होगा, अगर कहीं कोई पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, लॉ इन्फोर्स करना है या मैरीटाइम पेट्रोलिंग करनी है तो उसमें ICGS वज्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्यूशन रिस्पॉन्स के लिए भी जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक अगर समंदर में ऑयल स्पिल हो गया तो उसे भी हैंडल करने के लिए ICGS वज्र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विक्रम क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इस सीरीज में 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाए जाने हैं जिसे L&T शिप बिल्डिंग तैयार कर रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इस क्रम में देखिए, ये 6ठे नंबर पर आता है वज्र। इसके पहले के 5 विक्रम, विजय, वीरा, वराह और वरद हैं। इसके बाद जो तैयार होगा वो होगा विग्रह। ऑफशोर पेट्रोल जो व्हीकल या वेसल्स होते क्या हैं, ये एक्चुअली में लॉन्ग रेंज सरफेस शिप्स होते हैं जो काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, मैरीटाइम जोन में लंबे समय तक रहकर अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। रोज़ की बात करें तो बिल्कुल वही, मतलब पुलिसिंग करना, कंट्रोल एंड सर्विलांस करना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, ये सारे काम ये वेसल्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के बारे में है। इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो 2 लाख डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए देंगे। पूरी दुनिया में जहां जहां वो वर्क कर रहे हैं, इंडिया ने अपना वादा पूरा करते हुए 2 लाख डोजेस प्रोवाइड करवा दिए हैं। एक जो शिपमेंट है इसके लिए कोपेनहेगन पहुंच चुका है जो कि डेनमार्क में है। बात करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। इन्हें 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। कई बार इन्हें ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। इनका जो हेलमेट होता है उसे बैरेट बोलते हैं। वो लाइट ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं समटाइम्स, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया है। इनका पर्पस क्या है? 3 तरीके के सपोर्ट ये प्रोवाइड करवाते हैं, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है जहाँ पर 2 पार्टीज लगातार लड़ रही हैं तो ये निगोशिएशंस करवाते हैं। निगोशिएशन में जो शर्तें होती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी प्रेजेंस को भी इंश्योर करते हैं। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको ले जाने का प्रयास करते हैं। 3 प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। जहाँ भी ये इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर दोनों पार्टीज की कंसेंट को इंश्योर किया जाता है। ये किसी भी एक पार्टी की ओर झुकाव नहीं रखते, रेदर इम्पार्शियल रहते हैं। फोर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं करते जब तक कि सेल्फ डिफेंस में उसकी आवश्यकता ना हो पड़ जाए, या फिर मान लीजिए कोई मैंडेट है, 2 पार्टीज किसी बात पर एग्री की गई हैं और उसमें उसके बाद कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए भी डिफेंस के लिए वो इस्तेमाल करेंगे फोर्स का। यूजुअली ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी कोई पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है तो उसे ऑथराइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उन्हें जो मैन पावर होता है वो वॉलंटरी बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज प्रोवाइड करवाया करती हैं। फंडिंग की बात करें तो जो भी UN मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करना ही होता है UN पीस कीपिंग के लिए। वो लीगली ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो उतना अमाउंट पीस कीपिंग के लिए ज़रूर से पे करें। वर्तमान में लगभग 12 UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अपनी सर्विसेज के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।